हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स कि मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी, तो ये मेरा प्रॉमिस फुलफ़िल कर दिया है मैंने। मैं आज आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी कोर्ट की, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जजमेंट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा गया है यहाँ पे, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कर्ण 7 जयपुर महानगर। पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर राम सुरेश प्रसाद RHJS। देखा आपने, ये वही सेम पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ दीवानी वाद सिविल सूट है तो उसका आ गया। अब पार्टीज का नाम आ गया बीच में, वादीगण बना प्रतिवादीगण। ठीक है, और आप देखिए बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया है, वाद बाबत कब्जा तोड़वाए जाने तामीर व स्थायी निषेध, जिसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो सूट फॉर पोजेशन, डैमेजेस फॉर डिसमेंटलिंग एंड परमानेंट इंजंक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर लिखने के बाद अब आता है हमारा जजमेंट। वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हम जब फॉर्मेट डिस्कस करते हैं तो उसमें उपस्थिति का मतलब यहाँ क्या है, प्रेजेंट काउंसल्स, जो यहाँ पे एडवोकेट्स हैं उनके नाम लिखे गए, एंड आफ्टर देन जजमेंट और उसकी डेट, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पैरा जो है इसका वो डील करता है ओपनिंग स्टेटमेंट से, और जो सेकंड पैरा है वो फैक्ट्स ऑफ द केस से डील करता है। तो देखते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट क्या कहता है। ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखा है, वादीगण की ओर से ये वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण बाबत कब्जा तोड़वाए जाने तामीर एवं स्थायी निषेध दिनांक 23/7/2007 को श्रीमान जिला न्यायाधीश जयपुर शहर जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात ये प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब सेकंड पैरा देखते हैं। सेकंड पैरा में लिखा है, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी संज्ञा 1 श्री गिरधारी जी विराजमान खजाने वालों का रास्ता जयपुर मंदिर पूर्वियान ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है। वादी संज्ञा 2 व 4 वादी संज्ञा 1 ट्रस्ट के ट्रस्टीगण है व मंदिर के पूजक व प्रबंधक है, जो कि अब वादी संज्ञा 1 की संपत्ति की देखरेख एवं प्रबंध करते हैं संपत्ति। अब आगे देखते हैं, ये फर्स्ट पेज की कंटेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है हिंदी स्टूडेंट से कि वो प्लीज़ इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े और अपने दिमाग में रखें, ताकि जब आप खुद लिखे जजमेंट तो ये लैंग्वेज आप यूज़ करें अपने जजमेंट में। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो इस जजमेंट को समझे ज़रूर, क्योंकि अगर आप इस जजमेंट को समझ लेंगे तो फिर आपको स्टेप्स के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है सिविल राइटिंग में फिर जजमेंट लिखना कैसे है। अब आपको हूबहू पता चल गया कोर्ट के हिसाब से क्या लिखा जाता है और एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है वो चीज़ अब सेम हो जाएगी। इसलिए ये मैंने सर्टिफाइड कॉपी आपको दिखाई है। अब आगे डिस्कस करते हैं इस कॉपी को। चलिए फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे वादी संख्या 1 यानी गिरधारी जी का जो टेम्पल था, उनसे उनके ट्रस्टीज से प्रतिवादियों ने एक खाम घर दरोबस्त यानी एक कच्चा मकान गिरधारी टेम्पल में लिया था। इस बेसिस पे एक्चुअली पहले के टाइम पे ये जो हुई थी रेंट अग्रीमेंट, पहले के टाइम पे क्या होता था, 10 रुपये में देते थे, 5 रुपये में देते थे, 1 रुपये में होता था। इस तरह से रेंट अग्रीमेंट होते थे, और यूजुअली वो रेंट अग्रीमेंट्स जो होते थे वो मौखिक होते थे। और यहाँ पे जो ये अग्रीमेंट हुआ है वो एक कारकुन पंचो, ये कारकुन पंचो वो होती है एक तरह से पंचों की सभा, 5 पंचों की सभा होती थी पहले ज़माने में। वो डिसाइड करते थे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको रेंटल देनी है। तो ये प्रॉपर्टी जो थी ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे पंचों का अधिकार था
कोई भी चीज़ को देख रेख करना और उसकी कस्टडी में रखना। तो ऐसे वहाँ के जो कारकुन पंचों थे उन्होंने प्रतिवादियों को खारगर 2 खारगर दरोबस्त दिए थे, यानी 2 खामगर, सॉरी खारगर नहीं, 2 खामगर दरोबस्त दिए थे, यानी 2 टीन शेड जैसे कच्चे मकान दिए थे 10 रुपये पे, 10 रुपये माहवार पे। यानी अप्रैल 1979 में ये एक अग्रीमेंट किया था जो कि मौखिक था, पहले ही मैं बता दूँ आपको। बट उसमें भी 10 रुपये का जो माहवार किराया था वो महीने के महीने अदा करना था। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने वो सारी डाली थी जो एक रेंट अग्रीमेंट में होती है, जैसे किराएशुदा संपत्ति परिवर्तन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, तोड़ फोड़ नहीं होगी, 3 महीने से ज़्यादा किराया चढ़ जाने पर खाली करना होगा, वसूली करने के टाइम पे पूरा वादी संज्ञा एक को पूरा अधिकार है, नोटिस मिलने पर खाली कर देना है, और जैसी हालत में था उसी हालत में मिलना चाहिए प्रॉपर्टी। किराएशुदा जो था, जो किराएशुदा की संपत्ति थी वो इन्होंने प्लांट में अटैच की थी एक नक्शे के थ्रू, जिसमें उन्होंने ABCDEF करके दिखाया था कि ये पर्टिकुलर रेंटल प्रॉपर्टी दी गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं फैक्ट्स अगले पेज पे क्या कह रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि किराएदारी जो है मौखिक थी, इसी बेसिस पे प्रतिवादियों ने उस संपत्ति पे किराए लेने के पश्चात कभी भी वादीगण को किराया एक तो टाइम पे नहीं दिया। उनका कहना ये था, किराया चढ़ाकर अदा किया, बल्कि आगे जाके और किराया चढ़ा दिया उनके ऊपर। प्रतिवादियों ने अप्रैल 1980 तक का किराया अंतिम बार जो दिया था 4/4/1979 को दिया था, और उसकी रसीद जो है वो उनके पास थी। और उसके बाद से बार बार तलब करने के बावजूद वादीगण को कभी भी पैसा नहीं दिया गया किराए का, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 5/4/1980 से लेके अभी तक का किराया बकाया था। और किराएशुदा परिसर ने क्या किया, जो प्रतिवादी थे उनके साथ उनके बेटी जवाई भी वहाँ रहने लग गए। अब जो उन्होंने अटैच नक्शे किए थे उनमें जो लाल आड़ी धारियाँ थी उसमें मार्क किया था का घा घा, उसमें बताया गया था कि वो खुली जमीन है, खुली भूमि है। और संलग्न नक्शे में किराएशुदा जो परिसर है, यानी जो उनका रेंटल प्रॉपर्टी जो दक्षिण में है और मार्क X करके दर्शित करके एक कमरा दिखाया गया था, वो दिखाया गया था कि वो वादीगण की है। लेकिन प्रतिवादी आए दिन बिना अनुमति के उस भूमि पर अतिक्रमण करते रहे। उन्होंने उसमें हमेशा ट्रेसपास किया, मना करने के बावजूद भी फसाद होते रहते थे इनके। ठीक है, और प्रतिवादी ने बदनीयति पूर्वक वादीगण को उनकी अनुपस्थिति में, जब उनका प्लांट संलग्न हुआ था, मतलब अटैच हुआ था, नक्शा पीले रंग से दिखाई गई, उस प्रॉपर्टी को जो किराएशुदा जो प्रॉपर्टी थी उनकी, वो छप्पर खामघर छप्पर पोस्ट जो था CDEF, उसको हटाकर एक दीवार खड़ी कर दी वहाँ पे, और वहाँ पे पट्टियाँ डल गई, एक पक्का निर्माण कर दिया इन लोगों ने। इस तरह से ये फैक्ट्स बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। फैक्ट्स देखें आगे के, तो वो ये कहते हैं कि ABEF की जो जगह थी वो छप्पर हटा के उन्होंने क्या टीन शेड डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो खुली भूमि थी उसमें भी टीन शेड लगाकर उस पर कब्जा कर लिया, प्लस उसमें 2 भाग कर दिए, जो कि जो अटैच नक्शे था रेंटल प्रॉपर्टी का दक्षिणी और मार्क X जो जिससे दर्शित था कमरा, उसमें सामान डालकर कब्जा कर लिया। इस तरह किया। और जो एक स्थान था पी करके एक स्थान था, उस गली में जो खुलता हुआ दरवाज़ा था वो जाता था वादीगण की ज़मीन की तरफ, लेकिन इन्होंने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने एक जीना निकाल दिया। जीना एक गली होती है स्टूडेंट्स, वो निकाल दी उन्होंने। फिर वादीगण को जब ये पता चला 18/7/2007 को कि रेंटल प्रॉपर्टी में प्रतिवादीगण ने ये सब हरकतें की है, ये सब उत्कृत्य की है, जिसकी जानकारी उन्हें जैसे ही पता चली, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐतराज़ कर दिया कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से प्रतिवादीगण ने धमकी भी दी वादीगणों को।
कि ये जो अटैच नक्शा है पीले रंग का, जो कि आगे और देखते हैं क्या बोलता है। सो अल्टीमेटली ये जो फैक्ट्स है, इसको अगर कंक्लूड करूँ तो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट था वो क्यों हुआ। रेंटल प्रॉपर्टी में इतने सारे चेंजेस करने के बाद जब वादीगणों को अवेयरनेस हो गई, इसके बावजूद उन्होंने चेंज नहीं किए और फिर धमकियां दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वादीगण ने ये पर्टिकुलर प्लांट लेके आए कोर्ट के सामने कि हमें वापस कब्जा दिया जाए हमारे खुली ज़मीन का। प्लस ये निवेदन किया कि ये जो इन्होंने चेंजेस किए हैं उसको ठीक करे ये, इसलिए ये चाहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने चेंजेस किए हैं इसको तोड़वा दे वो कोर्ट के थ्रू, प्लस अपनी जो खुली ज़मीन है उसका कब्जा वापस ले ले। ये इन्होंने इस फैक्ट के थ्रू बोला है। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो इसमें लास्ट में एक लाइन है, यहाँ पे लिखा है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 20/7/2007 को अंतिम बार वादग्रस्त संपत्ति लाल आड़ी धारिया से मार्ग का खा घा से दिखाई गई खुली जमीन का कब्जा वापस देने एवं पीले रंग से दर्शित संपत्ति की पूर्व स्थिति कायम करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए ये वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः वादीगण का वाद विरोध प्रतिवादीगण बाबत कब्जा तोड़वाए जाने, तामीर दिलाए जाने, हर्जा इस्तेमाल व स्थायी, आगे और भी है। इतना ये तो एक तरह से यहाँ पे कंक्लूड मैंने किया है कि फैक्ट्स जो कहना चाहते हैं वो यही है। वादीगण अपने रेंटल प्रॉपर्टी में जो उन्होंने चेंजेस किया उसको ठीक करवाना चाहते हैं, उसको तोड़वाना चाहते हैं कोर्ट के थ्रू, प्लस जो इन्होंने कब्जा कर लिया है उसको ये वापस लेना चाहते हैं कि ये लोग डिस्पोजेस हो यहाँ से। ये प्रेयर है। अब हमें समझ में आया कि फैक्ट्स क्या। अब हम आगे देखते हैं। सो इस पेज पे फैक्ट्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, और फैक्ट्स के थ्रू लास्ट में जो प्रेयर है, मतलब जो रिलीफ वो चाहते हैं प्लेंटिव्स, वो उनकी ये है कि उन्हें एक तो परमानेंट इंजंक्शन की डिग्री दी जाए। उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हैं परमानेंट इंजंक्शन में कि किसी भी अंश को तोड़ फोड़ ना करे, कोई रद्दोबदल नहीं करे, कोई विवादग्रस्त संपत्ति जो है वो उसकी वर्तमान स्थिति यथावत कायम रखे व किसी भी अन्य को स्थानांतरित नहीं करे। इस तरह से वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि यहाँ पे तोड़फोड़ ना हो, चेंजेस ना हो प्रॉपर्टी में, जैसी प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहे, प्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र किसी को नहीं करे। तो ये इनकी रिलीफ है इसमें। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द थर्ड स्टेप। जैसे हमारे प्लांट के फैक्ट्स ख़त्म होते हैं तो नाउ वी विल सी द रिटन स्टेटमेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे प्रतिवादी गण है, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि जो गिरधारी टेम्पल है उसको उन्होंने स्टैब्लिश होना माना है, पर जो संख्या 2 और 4 जो ट्रस्टीज़ अपने आप को कहती थी उनकी जानकारी उन्हें नहीं थी। प्लस उनका कहना ये था ये संपत्ति जो है मंदिर की है, और जो किराएशुदा की जो संपत्ति यानी जो रेंटल प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने प्लांट में वो उन्होंने स्वीकारा नहीं है, वो उनके हिसाब से गलत डिस्क्रिप्शन है। प्लस उनका ये कहना था कि जो ये मंदिर की संपत्ति में जो उन्होंने किराए पे घर लिया था उसमें 4 घर इंक्लूड थे, जिसमें एक रसोई, एक वॉशरूम, ये सब इंक्लूड थे। ठीक है। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि प्रतिवादी गण के पास जो ये डिस्क्रिप्शन था मतलब रेंटल प्रॉपर्टी का जो उन्होंने प्लांट में दिया था मार्क ABCD से, ये संपत्ति तो रेंटल प्रॉपर्टी में थी, बल्कि उनका कहना था एक लाल धारियों के थ्रू भी उन्होंने एक संपत्ति बताई थी, वो प्रॉपर्टी भी रेंटल प्रॉपर्टी में माना उन्होंने कहा कि ये जो एक लाल धारियों में मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स की, वो एरिया इनका है वादीगण का, पर जबकि इन लोगों का कहना था कि नहीं वो एरिया तो हमारा ही है। फिर आगे क्या कहा इन्होंने कि संपत्ति जो इन्होंने ली थी उसका जो ये रेंटल वो पेमेंट था वो हमेशा रेगुलर करते थे, उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अब आगे देखते हैं और क्या कहा इन्होंने। तो रिटन स्टेटमेंट्स कंटिन्यू हुए हैं। अब उसमें उन्होंने एक बात थी ब्लेंड में उन्होंने की थी, बेटी जमाई रहते हैं साथ में, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट की।
दूसरी उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण किया है, तो उन्होंने अतिक्रमण को साफ इनकार किया है। उन्होंने बोला ऐसा कोई प्रयास नहीं किया हमने, उनकी अनुपस्थिति में कोई भी हमने किराएशुदा परिसर में कोई भी निर्माण नहीं किया, ना ही कभी भूमि पर कब्जा किया, इस तरह की बात। इनफैक्ट उन्होंने जो वो डेट जो उन्होंने बताया था प्लांट में कि इस डेट को उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, ईंट पत्थर मसाला सब ला के तैयार कर लिया था और धमकाया था, वो सब इन्होंने डिनाइल किया है यहाँ पे। और प्लेंटिफ्स का जो ये केस है कि ये वो डैमेजेस मांगते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, उनका कोई हक नहीं बनता है, इस तरह की बातें उन्होंने बोली है। फिर आगे देखते कि क्या बोला है। आगे इन्होंने क्या ये चीज़ बोली कि जो यहाँ पे प्रतिवादीगण थे, उन्होंने जो ये भूमि की है उसमें कोई पक्का निर्माण नहीं किया है, टीन शेड नहीं डाले है, कोई दरवाज़ा नहीं निकाल के कोई कब्जा नहीं किया है। उनका कहना यही है अल्टीमेटली कि ये जो वाद लेके आए हैं वादीगण, ये सिर्फ हमें हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और ये जो प्लांट है वो डिसमिस होने के लायक है और बल्कि इनको कॉस्ट भी देनी चाहिए इसकी, ये चीज़ उन्होंने बोली। तो अल्टीमेटली अब अपन ने स्टूडेंट्स हमने प्लांट के फैक्ट्स देख लिए, रिटन स्टेटमेंट देख लिए, तो हमें फॉर्मेट पता है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि इसके बाद क्या आती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ क्या बनाई कोर्ट ने। तो मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को विवादक बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहला फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ में सबसे पहला इशू ये लिया कोर्ट ने, ये कि आया वादीगण ने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित संपत्ति प्रतिवादी संज्ञा 1 को किराए पर दी और नक्शे में लाल आड़ी धारियों से प्रदर्शित संपत्ति पर बिना अनुमति वादीगण अतिक्रमण या कब्जा कर निर्माण प्रतिवादीगण ने किया। ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे डाला, वादीगण पे। तो अल्टीमेटली पॉइंट 1 ये कहना चाह रहा है कि क्या ये जो डिस्प्यूटेड पॉइंट था कि ये अटैच नक्शे जो उन्होंने दिए थे उसमें जो ये किराए पे दी थी क्या इन्होंने, और दी भी थी तो क्या उसमें अतिक्रमण या कब्जा हुआ था या कोई निर्माण हुआ था, ये चीज़। अब सेकंड इशू क्या कहता है, आया लाल आड़ी धारियों से नक्शे में प्रदर्शित संभवत जो मार्क का खा घा एक्स एवं पीले रंग से प्रदर्शित संपत्ति जो मार्क ABCD है पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़वाने के वादी अधिकारी है। तो इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे डाल दिया, वादीगण पे। तो सेकंड पॉइंट पे यही कहना चाह रहा है कि ये जो लाल आड़ी धारी वाला जो नक्शे में जो मार्क किया था इन्होंने और जो पीले रंग में जो संपत्ति को मार्क किया था, वो क्या सच में वहाँ पे अवैध निर्माण हुआ है, और हुआ है तो क्या उसको तोड़वाने के लिए अधिकारी है वादीगण, ये चीज़ बोली है। अब आगे के देखते हैं। अब नेक्स्ट तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या है, आया वादी मार्क खा घा एवं एक्स से प्रदर्शित संपत्ति लाल आड़ी धारिया का वास्तविक कब्जा प्रतिवादी से प्राप्त करने के अधिकारी है, ये तीसरा। चौथा, इसका भी ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे डाल दिया, वादीगण पे डाल दिया। चौथा है, आया वादीगण मार्क खा घा एवं एक्स से प्रदर्शित संपत्ति का अधिपत प्राप्त होने तक ₹1000 प्रतिमाह बतौर हर्जा इस्तेमाल प्रतिवादी से प्राप्त करने के अधिकारी है, इसका भी किस पे डाल दिया ओनर्स ऑफ प्रूफ, वादीगण पे डाल दिया। और जो फिफ्थ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वाला है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है बट फिर भी मैं इसे पढ़ देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपको इसका पूरा कंटेंट पता चलेगा। आया वादग्रस्त पर निर्माण तोड़फोड़ एवं हस्तांतरण के प्रतिवादी गण के, अब ये थोड़ा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या बोला है पूरा। बट स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब यही था कि आप ये जो मैं आपको ये दिखाया है सर्टिफाइड कॉपी, स्पेशली हिंदी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, आप जब जजमेंट राइटिंग लिखे तो आप भी यही लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंटेंट क्या है बाकी का। सो आगे का कंटेंट क्या है, किसी भी कृत्य के विरुद्ध वादीगण अग्रहित निषेधका के अधिकारी है और इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है, वादीगण पे। तो एग्जैक्टली फिफ्थ पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि क्या परमानेंट इंजंक्शन के अधिकारी है क्या वादीगण,
ये बात बोली है कोर्ट ने। फिर 6 कहता है आया वादीगण संज्ञा 2 से 4 को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, और इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे डाल दिया? प्रतिवादीगण पे डाल दिया। ठीक है। और 7वां है अनुतोष, रिलीफ हमें पता ही है। तो ये कंटेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स वही लैंग्वेज यूज हुई है जो मैं आपको बताती थी अपने जजमेंट राइटिंग में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कंटेंट है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और इसके लिए एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट ने क्या प्रोड्यूस किए वो बताए। तो पहली बात तो प्लेंटिफ ने यहाँ पे अपने मौखिक साक्ष्य दिए, प्लस उसने अपने विटनेसेस भी प्रोड्यूस किए, विटनेस नंबर 1, 2, 3। और एग्जिबिट्स में उसने दस्तावेजों में देखे तो उसने एग्जिबिट 1 नक्शे के थ्रू अपनी पूरी प्रॉब्लम को समझाया, जबकि प्रतिवादी ने कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रोड्यूस नहीं किए। और इस केस में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी ये बताया कि जो प्रतिवादीगण है उसका पैसिव रोल भी दिखाया है कि प्रतिवादीगण और अधिवक्ता जिरह के बाद उपस्थित ही नहीं हुए थे कोर्ट में, और इस कोर्ट में कोई भी पर्याप्त अवसर पे कोई भी बहस भी नहीं की। फिर उसके बाद कोर्ट ने अपने ये लैंग्वेज लिखी है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए कि हमने वादीगण के तर्क सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विरचित विवादकों पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार है। विवादक संज्ञा 1 लगाया 3। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का पॉइंट नंबर 1 till 3 को डिस्कस किया है, और वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन इशू नंबर 1, 2, 3 का साथ में दिया है। तो कोर्ट ने फर्स्ट 2 लाइंस में ये क्लियर कर दिया कि रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए तीनों आपस में जुड़े हुए हैं इश्यूज, इसलिए हम एक साथ ही इसका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट ने ये बोला कि ये साबित हो जाता है कि जो प्लेंट में जो अटैच नक्शे थे उसमें पीले रंग से जो प्रदर्शित संपत्ति थी प्रतिवादी संज्ञा 1 की, वो किराए पर दी गई थी, ये कोर्ट ने माना। और दूसरा कोर्ट ने बोला कि नक्शे में लाल रंग की आड़ी धारिया से प्रदर्शित संपत्ति जो है वो बिना अनुमति के अतिक्रमण और कब्जा कर निर्माण प्रतिवादी गण द्वारा किया गया, ये भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जिसका वादीगण वास्तविक कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तुड़वाने के वादीगण अधिकारी है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में, यानी ये कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि हाँ वादीगण के अधिकार है तोड़वाने का। उन्होंने किराए पे दिया था, अगर अतिक्रमण हुआ है तो कब्जा हुआ है तो उसको भी तोड़वाने का पूरा अधिकार है, ये चीज़ कोर्ट ने बोली। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बताया गया है कि जो वादीगण की जो ये प्रॉपर्टी थी, ये गिरधारी टेम्पल, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्टर्ड है। इस चीज़ को किसने संपुष्टि की? संज्ञा 1 साक्षी, 3 साक्षियों ने इसकी संपुष्टि की। मालचंद संज्ञा 1, संज्ञा 2 राम अवतार, संज्ञा 3 राजनारायण सिंह, इन तीनों ने करी। और इसमें ये साफ इन्होंने बोला कि ये ट्रस्टीगण जो है दोनों वादी संज्ञा 2 और 4 ट्रस्टीगण है, पूजक है, प्रबंधक है, और ये पूरी प्रॉपर्टी का देखरेख यही करते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्लियर करी, अपने इनके विटनेसेस ने सपोर्ट किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑफ डिटर्मिनेशन बाय फैक्ट्स की बात कर रहा है इस पैरा में। इसमें क्या बताया है कि जो संपत्ति का जो रास्ता था उस तरह का इनको जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी जो दी थी उन्हें रेंटल प्रॉपर्टी, ये कारकुन पंचों ने दी थी। ये अप्रैल 1979 से चलता आ रहा है। 2 खाम घर के लिए दी गई थी। इसकी पुष्टि की, बाकायदा ये बोला भी किराएशुदा संपत्ति में ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाई थी। ये सारी पुष्टि किन्होंने की? इन साक्षियों ने करी। ये चीज़ इस पैरा में बताया। अब आगे देखते हैं। अब इस पैरा में साक्षियों ने क्या बताया कि जो किराएदारी जो थी मौखिक थी, यह हमने पढ़ ही लिया था। प्रतिवादी जो था उनकी जो संपत्ति था तो वो उस पर कभी भी वो किराया समय पे नहीं अदाया करते थे। प्रतिवादी जो थे 1980 से किराया अंतिम बार दिया था। ये सारी चीज़ उन्होंने की, बार बार तलब भी किया था।
दिनांक 5/4/1980 को किराया बकाया है जब से लेके, और उनके बेटी जवाई भी रह रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही है, जो प्लांट की बातें थी वो सारी बातें इसमें कही है कि ये लोग आए दिन यहाँ पे बिना अनुमति के अतिक्रमण कर चुके थे, ये फसाद का जड़ था, ये बेबुनियादी अनुपस्थिति करते थे, इस तरह की बातें जो ऑलरेडी प्लांट में दी थी वही इसमें बताई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पैरा उसी कंटिन्यूटी में ही चल रहा है स्टूडेंट्स। ये फैक्ट्स जो है, जो साक्षियों ने बोला, ये जो वाद पत्र की बातें थी वही इसमें रिपीट की है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि हाँ, ये किराएशुदा जो संपत्ति थी ये खामगर छप्पर पोश था, इसको इन्होंने खामगर हटा के दीवारें खड़ी कर दी, पट्टियाँ डाल दी, पक्का निर्माण कर दिया, छप्पर हटा के टीन शेड डाल दिया, अतिक्रमण कर दिया, जो कॉमन रास्ता था उस पर गली में खुलता हुआ रास्ता भी वहाँ से भी दरवाज़ा निकाल दिया, और इस तरह की बातें जो ऑलरेडी हमें प्लांट में बोली थी। अब आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स वही पैरा कंटिन्यूटी में चल रहा है। इसमें ये बताया है कि जो तारीख थी 18/7/2007 को, उसमें जब पता चला था कि इन प्रतिवादीगण के कृत्यों के बारे में कि वो ये सब कर रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टी में, तो वो धमकाने लग गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम अब इस भूमि पर पक्का निर्माण करके प्लास्टर करवाएंगे। उन्होंने ये कह दिया मुख्य रास्ते पर दीवार हटाकर अब हम दुकानें निर्माण करवाएंगे। इस तरह की बातें इन्होंने बताई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पैरा में भी स्टूडेंट्स फैक्ट्स के नरेशन ही हो रहा है। जैसे डेट 19/7 में जो था, उन्होंने ईंटों का ट्रक लेके आ गए थे, माल मसाला इकट्ठा कर लिया था, खुलेआम धमकी दे रहे थे। फिर 27 को तो अंतिम बार जब वादग्रस्त संपत्ति पे कहा कि आप मत करिए ये कब्ज़ा, तो उन्होंने क्या साफ मना कर दिया कि हम तो करेंगे कब्ज़ा। इस तरह की बातें। फिर नेक्स्ट पैरा में देखते कि क्या हुआ है कंटिन्यूटी में फैक्ट्स में। अब ये कंटिन्यूटी में लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन ये किया है एनालिसिस के टाइम पे कि ये जो प्रस्तुत वाद था, इसमें ये जो कब्जा तोड़वाए जाने के लिए और तामीर दिलाने के लिए, हर्जा दिलाने के लिए डिग्री फरमाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे संलग्न नक्शे जो है उनके हिसाब से किस बेसिस पे उन्हें परमानेंट इंजंक्शन देना चाहिए और डैमेजेस 1000 रुपये महीना दिलाए जाए, ये सारी बातें कोर्ट ने फिर से पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में डिस्कस की है। फिर आगे देखते हैं। इस पेज पे भी स्टूडेंट्स वही बात डिस्कस हुई है कि ये जो इनका टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि तोड़फोड़ नहीं करे, कोई रद्दोबदल नहीं करे, संपूर्ण विवादग्रस्त को वर्तमान स्थिति में यथावत कायम रखे, स्थानांतरित ना करे, इस तरह की बातें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे देखते हैं। अब इस पैरा में स्टूडेंट्स जो प्लेंटिफ के विटनेस नंबर 1 हैं मालचंद, उन्होंने अपने कथन में क्या बोला वो बातें डिस्कस हुई है। उन्होंने यही बताया कि जो विवादित संपत्ति थी वो किराए पर दी गई थी। किरायानामा कब लिखा गया था वो उन्हें नहीं पता है, पर उन्हें ये पता है कि किराया 1980 तक ही प्राप्त हुआ था। और उन्होंने ये चीज़ को भी डिनाइल किया है कि जो मांगी देवी यानी प्रतिवादी थी वो शुरू से अपनी पुत्री के साथ रह रही थी। उनकी पुत्री उनके साथ 1980 से ही रह रही थी और उस समय से हम एतराज़ करते आ रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने क्लियर करी। फिर उन्होंने ये बोला कि जो प्रतिवादी है मांगी देवी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो कुछ ही दिन में चली जाएंगी, पर उन्होंने उल्टा ही हुआ। यहाँ पे मांगी देवी ने टीन शेड लगा दिया, पक्का मकान बना लिया जुलाई 2007 तक, जिस पर एतराज़ भी किया गया। और ये पक्का निर्माण कब शुरू किया गया इसकी याद नहीं है उन्हें तारीख, पर इतना पता है कि निर्माण हुआ है। और उन्होंने यही बताया कि इस प्रॉपर्टी पे और भी किराएदार रहते हैं, इस तरह की बात बोली है। ठीक है, अब जो वादी के विटनेस है राम अवतार, उनका प्रतिपरीक्षण की बात हुई है। उन्होंने यानी अपने क्रॉस के टाइम पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और इसमें वो खुद भी ट्रस्टी रहे हुए हैं, और ये जो दावा पेश करने का जो अधिकार है वो मालचंद और विष्णु जी को पूरा है। क्योंकि आगे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। राम अवतार जी ने क्या बोला आगे, उन्होंने यही बोला कि ये मौजूद थे उस टाइम पे, परंतु किस तारीख पर प्रस्ताव पारित किया था वो उन्हें याद नहीं है, पर ये जब संपत्ति किराए पर दी थी वो वहाँ के ट्रस्टी थे
और जो एग्जिबिट 1 में जो लाल धारी और पीला हिस्सा दिखाया उसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि ये संपूर्ण संपत्ति मांगी बाई को किराए पर नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी क्लियर कहा, उन्होंने कहा केवल सिर्फ पीला हिस्सा वाला भाग ही मांगी देवी यानी प्रतिवादी को दिया गया। कब्जा संभलाया गया तब मैं मौके पर मौजूद नहीं था, ये उन्होंने क्लियर किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रतिवादी ने दिनांक 20/7/2007 को पक्का निर्माण और टीन शेड का निर्माण किया था, ये उन्होंने क्लियर किया। अब आगे देखते हैं। अब जो वादी साक्षी संज्ञा 3 राज नारायण सिंह है, उन्होंने क्रॉस के टाइम पे क्या बताया कि 1982 में वो ट्रस्टी थे, अब वो उसके सदस्य हैं। ट्रस्ट ने ये दावा पेश जब किया था उन्हें उसकी जानकारी थी। दावा पेश करते टाइम जो इस ट्रस्ट में मालचंद और विष्णु राम सिंह यादव ये ट्रस्टी थे, तो दावा पेश करने के लिए ये मीटिंग या प्रस्ताव पारित हुआ था। मीटिंग और उसकी ये इन्हें याद नहीं है, पर संपत्ति किराए पर दिए जाने पे वो उस समय ट्रस्ट थे, ट्रस्ट का सदस्य थे। और ये सही कहा उन्होंने कि कोई किराएनामा नहीं था, लेकिन मांगी देवी जो प्रतिवादी हैं उन्हें किराए पर दी गई थी, उस समय वो मौजूद थे। और उन्होंने बताया कि 1980 से लेकर 2007 के बीच मौखिक तकाजा करते रहे, लिखित ऐतराज़ नहीं किया। यानी मौखिक तरह से बोलते रहे कि पैसे दे दो, ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ, पर लिखित कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये बात उन्होंने। अब ये पूरा प्लेंटिफ का जो विटनेसेस थे उनकी पूरी टेस्टिमनी सारी कोर्ट ने लिखी है। अब इसके बाद क्या आई है, वादी पक्ष से ये सारे साक्ष्य खंडन में आए। प्रतिवादी द्वारा प्राप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और वह अनुपस्थिति हो गए। अब उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि वो अपने एविडेंसेस दे, लेकिन वो नहीं दिए और उन्होंने कोई अपनी अनुपस्थिति भी कर दी, कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं किया इस केस में। ये बात अब डिफेंडेंट की तरफ से आई। अब आगे देखते हैं। अब ये जो पैरा है स्टूडेंट्स, ये फाइंडिंग है इशू नंबर 1, 2 और 3 की। जैसे कि डिटर्मिनेशन के टाइम पे कोर्ट ने प्लेंटिफ के सारी टेस्टिमनी बताई, डिफेंडेंट का बताया कि डिफेंडेंट ने कुछ भी एविडेंसेस नहीं दिए, ना पार्टिसिपेशन की। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद अब जो फाइंडिंग हुई है इन फैक्ट्स के बेसिस पे उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले चीज़ उन्होंने ये बोला कि वादीगण जो है उनका स्वामित्व व अधिकार है ये वादग्रस्त संपत्ति को लेके आने का। ठीक है, दूसरी बात ये जो किराए पर जो उन्हें दिए थे प्रतिवादी को, उन्होंने किराया अंतिम बार 1980 तक ही दिया था, इस बात को भी कोर्ट ने मान लिया। और बार बार मौखिक रूप से प्रतिवादी को तकाजे करते रहे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया। फिर उसके बाद जो लाल आड़ी धारियों से दर्शित था भूमि, उसमें टीन शेड डाली गई, ये सारी चीज़ें बताई। प्रत्यक्ष में पीले रंग से किराएशुदा संपत्ति जो थी खामघर, उसको इन्होंने दीवार हटाकर पट्टियाँ डालकर निर्माण कर लिया पक्का। अब इस जो लास्ट की जो ये 3 लाइन है वो क्लियर फाइंडिंग बताती है कोर्ट की कि इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश की गई साक्ष्य के विवेचन से किसी प्रकार की त्रुटि या कमी प्रतीत नहीं होती है, अतः उपरोक्त विवादक वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो उनके प्लेंटिफ के स्टैब्लिश एविडेंसेस थे उसको कोर्ट ने माना, उस पर कोर्ट ने फाइंडिंग दी। इसमें कोई भी इशू ऑफ लॉ की बात नहीं आई, ये फैक्ट्स की बात ही कोर्ट ने एडमिट करी है अल्टीमेटली। तो ये फाइंडिंग की है। अब आगे देखते हैं। अब जो हमारा इशू नंबर 4 और 5 है उसकी दोनों की डिटर्मिनेशन जो है कोर्ट ने एक साथ दी है, जो उन्होंने फर्स्ट 2 लाइंस में बता भी दी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे इन विवादकों के तहत वादीगण को ये साबित करना है कि वादीगण नक्श। अब ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें क्या उन्होंने बताया कि क्या वो 1000 रुपये लेने के बतौर हर्जा लेने के अधिकारी है या उन्हें परमानेंट इंजंक्शन मिलना चाहिए या नहीं, ये चीज़ बात की है। ठीक है, फर्स्ट लाइन सिर्फ इशू जो था उसके ऊपर बेस्ड है। अब आगे देखते हैं। सो ये जो पैरा है ये फाइंडिंग है इशू नंबर 4 और 5 की। इसमें अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला क्या, कोर्ट ने ये बोला कि वादग्रस्त संपत्ति में अगर कोई भी निर्माण या प्रकृति में परिवर्तन किया था प्रतिवादी में
ने, तो उसे सबसे पहले वादीगण की सर्वप्रथम सहमति लेना आवश्यक था, परंतु प्रतिवादी ने किसी प्रकार की सहमति नहीं ली और इस तरह से जो संपत्ति की प्रकृति में परिवर्तन हुआ उस पर भी ऐतराज़ नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने ये बोला लास्ट में कि इन परिस्थितियों में उपरोक्त विवादक वादीगण के पक्ष में विरोध प्रतिवादी गण के तय किए जाते हैं। यानी ये जो विवादक बिंदु है वो वादीगण के पक्ष में हुए और प्रतिवादी गण के विरुद्ध माने गए। तो कोर्ट ने ये चीज़ बोली है। अब आगे देखते हैं। इशू नंबर 6 जो है इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे था? डिफेंडेंट के ऊपर। प्रतिवादी गण ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया इस विवादक को साबित करने के लिए। तो कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी? कोर्ट ने ये बोला कि जो वादीगण के जो अभिवचन थे वर्णित तथ्यों के अनुसार, उससे ये साबित होता है कि ये इस सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी गण के विरुद्ध वाद लाने के लिए अधिकार रखते हैं। और इससे ये स्पष्ट तौर पे ये उन्होंने कहा कि वादीगण 1 व 4 जो है संपत्ति की देखरेख, पूजन व आगे देखते हैं क्या बोला है था कि प्रबंध करते रहे हैं और इन्हीं लोगों का उत्तरदायित्व रहा है। इस प्रकार ये विवाद प्रतिवादी गण के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है। अब ये जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था, ये अब क्या हुआ कि ये उस पे था, उसने नहीं प्रूफ किया, तो अब क्या हुआ, इसकी फाइंडिंग कोर्ट ने ये दी कि ये जो इशू है वो किसके फेवर में पास किया जाता है? प्लेंटिफ के। अब रिलीफ की बात करते तो कोर्ट ने ये सारी रिलीफ दी। सबसे पहली लाइन कोर्ट ने ये लिखी, पक्षकारण के अभिवचनों, प्रस्तुत साक्ष्य व प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि सबसे पहली बात तो ये किराए पे प्राप्त हुई थी, ये कोर्ट मानती है। 1980 अप्रैल के बाद से उन्होंने किराया अदा नहीं किया था, अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था। दूसरा, उन्होंने संपत्ति की प्रकृति में परिवर्तन करके खामघर को हटाकर एक दीवार खड़ी कर दी, पट्टियाँ डालकर एक पक्का निर्माण कर दिया, टीन शेड डाल दिया और इस कारण से वादीगण के जो नक्शे था वो गलत हुआ, उस पे नुकसान हुआ। उसके स्थान पर अब हर्जा दिया जाएगा 1000 रुपये प्रति माह का, जो कि वादीगण के फेवर में प्राप्त हुआ है। अब दूसरा लास्ट कोर्ट ने ये भी बोला कि ये अब इस प्रॉपर्टी पे परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है, प्राप्त करने का अधिकार है, ये बोला है। अब आगे देखते हैं फाइनल ऑर्डर क्या बोला है कोर्ट ने। सो दिस इज़ आवर फाइनल ऑर्डर। कोर्ट का ये फाइनल ऑर्डर है, आप प्लीज़ इसे रीड कर ले एज इट इज़। और जब हिंदी स्टूडेंट्स जजमेंट लिखे तो ये लैंग्वेज ज़रूर रेफ़र करे अपनी जजमेंट राइटिंग में, ठीक है? इसको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, ठीक है? फाइनली हमारा ये जो ऑर्डर है वो ख़त्म हुआ है। अब आपको समझ में आया जो मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपी अब दिखाई है। अब आपको इससे तसल्ली हो गई होगी जो जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट मैंने आपको दिया था वो एक्यूरेट है, इसी फॉर्मेट में यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स ये दिखाने का बस यही रीज़न था, सर्टिफाइड कॉपी से आपको ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी, प्लस आपको क्लैरिटी आएगी कि जजमेंट राइटिंग के कंटेंट्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होंगे। इससे आपको आई होप आपको आपकी क्लैरिटी मिली होगी। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की दिखाऊंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम स्टूडेंट्स।